हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत को, उसमें हमने द्वैतवादी अद्वैतवादी सिद्धांत को समझा था। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। आप सभी के मन में अक्सर यह सवाल उठता होगा कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। अक्सर सभी के मन में यह सवाल आता है। तो आइए हम आज इसको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, महाविस्फोटक सिद्धांत को समझ रहे हैं हम। देखिए, लगभग यानी 13.7 वर्ष पूर्व, लगभग 13.7 वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय कण स्कैटर्ड फॉर्म में थे, बिखरी हुई अवस्था में थे। इस प्रकार से भी बिखरे हुए थे। ठीक है। क्या हुआ कि जो ब्रह्मांडी कण थे वो पहले बिखरी हुई अवस्था में थे। ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के पास आए। मतलब एक दूसरे के पास, मतलब कि दोनों इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो ये एक दूसरे के पास आए और एक छोटे टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से इस टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हो गए ब्रह्मांड के कण। जब यह परिवर्तित हुई इस ब्रह्मांड के छोटे बॉल, इसको क्या कहते हैं, टिनी बॉल। किस टिनी बॉल के रूप में, टिनी बॉल। ठीक है, एक टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हुए। जब यह परिवर्तित हो रहे थे इस टिनी बॉल के रूप में, तो क्या हुआ कि इस टिनी बॉल का आयतन कम हुआ, प्लस आप कह सकते हैं इसमें, या आप कह सकते हैं घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी, प्लस टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब आप सोचेंगे कि आयतन कैसे बढ़ गया, घनत्व कैसे बढ़ गया, तापमान कैसे बढ़ गया। इसको मैं समझाता हूं, आप समझिए। आयतन बढ़ने का मतलब है कि पहले यह कण जो कि बिखरी हुई अवस्था में थे, दूर दूर थे, ये जब पास आए, जब मान लीजिए कोई चीज होती है दूर दूर होती है, फिर जब एक जगह पर आती है तो उसका वॉल्यूम साइज कम हो जाता है। गेंदे के रूप में ले सकते हैं कि गेंद का वॉल्यूम साइज कम होता है, जबकि फुटबॉल बड़ा होता है तो उसका वॉल्यूम साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसी प्रकार जब ये छोटी टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हुआ तो इसका आयतन कम हो गया। साथ ही में क्या हुआ, जो इसका डेंसिटी भी बढ़ गई। अब डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, डेंसिटी कैसे बढ़ गई। मान लीजिए घनत्व बढ़ने का मतलब जैसे मैंने बताया है, मान लीजिए कोई एक कमरा है, वहां पे पहले एक व्यक्ति है, बाद में वहां पे कोई और व्यक्ति आ गए, मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति एक कमरे में आ गए, तो क्या होगा, यानी उस एरिया का डेंसिटी बढ़ जाएगी। उस एरिया का, पहले वो दूर दूर थे, वो पास पास आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है। इसी प्रकार से जो कण थे वो पास पास आए तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई टिनी बॉल की। साथ ही में तापमान बढ़ने का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कमरा में जब ज्यादा लोग आए, एकत्रित हो गए, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे टकराए। जब टकराए तो उनमें क्या हुआ कि आपस में घर्षण हुआ तो उसका तापमान बढ़ गया। इसी प्रकार से जब ये कण थे एक दूसरे के पास आए, एक बॉल के रूप में एकत्रित हुए, तो इसका क्या हुआ, आयतन कम हुआ, घनत्व बढ़ गया, तापमान भी बढ़ गया। साथ ही में क्या हुआ कि इसमें ऊर्जा भी बढ़ गई, क्योंकि जब तापमान बढ़ गया तो इसमें ऊर्जा की मात्रा भी ज्यादा हो गई। आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि हैविंग मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी एंड हैविंग लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। ठीक है। मतलब कि अगर किसी के पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो उसके पास उसकी स्थिरता कम होती है, अगर किसी की ऊर्जा कम है तो उसमें स्थिरता ज्यादा होती है। तो इसमें जब ऊर्जा की मात्रा ज्यादा थी तो क्या हुआ, इस जो टिनी बॉल थी इसकी स्थिरता कम थी, स्थिरता कम थी और यह रोटेट होने लगी। रोटेट का मतलब घूर्णन करने लगी, तीव्र घूर्णन करने लगी। जो कण था जो तीव्र घूर्णन करने लगा, ठीक है। आप सभी ने यह एग्जाम्पल तो बहुत ही अनुभव किया होगा कि क्या हुआ। आपने सब देखा होगा कि जब बरसात आती है तो हम सभी लोग, मान लो बादल छा जाती, बारिश होती है, तो हम लोग सब घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। तो आपने सबने अनुभव किया होगा जब हम घूमते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथ ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं
यह बाहर की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि क्योंकि इस पर अपकेंद्री बल लगता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो ठीक इसी प्रकार इस टिनी बॉल जो तीव्र घूर्णन कर रही थी, यह बाहर की ओर निकलना चाह रही थी, यानी बाहर की ओर, यानी अपने कणों को बाहर की ओर जाना चाहती थी जो टिनी बॉल। यह इसी प्रकार से इसमें जिस कंडीशन बन गई कि इस आद्य कण में जो बॉल थी, इसमें कंडीशन बन गई कि इसमें आयतन कम था, घनत्व तो ज़्यादा था, तापमान भी बहुत ज़्यादा था, साथ में ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें क्या हुआ, बृहद विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। इस जो टिनी बॉल थी इसमें बृहद एक्सप्लोजन हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी लोग देखिए, इसमें क्या हुआ, बृहद एक्सप्लोजन हुआ, बृहद विस्फोट, बृहद विस्फोट हुआ। मतलब एक जो बॉल थी छोटी बॉल के रूप में, इसमें बहुत जोरी से विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ कि 1 माइक्रोसेकंड, मतलब एक माइक्रो सेकंड, ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड के समय अंतराल में क्या हुआ, कण थे वो प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में, प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आ गए। मतलब जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, विस्फोट हुआ तो इसमें कुछ टेम्परेचर तो कम हुआ ही होगा, क्योंकि जो दूरी गई में तो टेम्परेचर तो कम हुआ ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो जो कण थे वो प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आ गए। प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था का मतलब अब मैं बताता हूँ आप सभी को। प्लाज्मा ग्लू अवस्था मतलब क्या होती है, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो पहले क्या कहते हैं कि जो पहले एक प्रकार की वो आती थी, गोंद आती थी, आप सभी ने देखा होगा, पन्नी में पॉलीथीन में गोंद आती थी, उसमें चिपचिपी रहती थी, उससे हम चिपकाते थे फोटोओं को, जो ब्लू ब्लैक कलर के पन्नी में आती थी ना, ब्लैक कलर के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो कण थे वो ग्लू अवस्था में थे, ग्लू अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा का मतलब होता है कि जो ना तो ठोस हो और ना ही लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब ना ठोस हो ना लिक्विड हो, वो होती है भाई प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि आप हरी पुदीने की गोली आपने देखी होगी, हरी पुदीने की गोली, उसको आपको दबाते हैं तो वो दब भी जाती है, लेकिन वो ठोस भी नहीं होती है, ना पूर्ण रूप से लिक्विड भी होती है। ठीक इसी प्रकार से जब बृहद विस्फोट हुआ तो 1 माइक्रोसेकंड के समय अंतराल में हमारे जो कण थे प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आ गए। प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आने के बाद क्या, मैं इसको थोड़ी साफ कर देता हूं ताकि आपको समझा जाए। प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आने के बाद ये पिंड क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, यह पिंड गति कर रहे थे, यानी इसमें गतिमान थे। ठीक, गतिमान होने के साथ साथ क्या हुआ था, इनका विस्तार हो रहा था, क्योंकि जब विस्फोट हुआ तो विस्तार तो होगा ही, तो इसमें विस्तार हो रहा था, इन पिंडों का विस्तार हो रहा था, ठीक है। विस्तार होने के साथ साथ क्या हुआ कि जब विस्तार हो रहा था तो इसमें एक प्रोसेस चल रहा था, घर्षण भी कम हो रहा था। आप सभी ने देखा होगा जब कोई चीज दूर जाती है तो उसमें घर्षण भी कम होता है, तो इसका घर्षण भी कम हो रहा था। तो घर्षण कम हो रहा था, यह प्रक्रिया लगभग 3,80,000 अरब वर्ष तक चली। 3,80,000 अरब वर्ष तक चली, ठीक है। 3,80,000 अरब वर्ष तक चली, और हमारे जो कण थे वो डार्क अवस्था में, यानी डार्क अवस्था में आ गए। डार्क अवस्था का मतलब होता है कि मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में लाइट की उपस्थिति नहीं थी, नो प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। नो लाइट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नो लाइट, क्योंकि 3,80,000 वर्ष तक यह घटना चली, तो इस स्थिति में कोई भी प्रकाश की उपस्थिति नहीं थी, ठीक है। मैं इसको आपको फिर से आगे बता देता हूं, क्योंकि इसको साफ करूंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। क्या हुआ कि जब महाविस्फोटक सिद्धांत आया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 3.5 लाख वर्ष, 3.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांडी कण एक दूसरे के समीप आए, एक टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हुए। इनका आयतन कम हुआ, घनत्व बढ़ गया, तापमान भी बढ़ गया, ऊर्जा भी बढ़ गई, साथ ही स्थिरता भी कम थी, इसलिए तीव्र घूर्णन कर रही थी। इसमें अचानक बृहद विस्फोट हुआ। जब बृहद विस्फोट हुआ तो 1 माइक्रोसेकंड के समय अंतराल में इसमें टेम्परेचर कम हुआ, साथ में ये कण थे वो प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आ गए। प्लाज्मा एवं ग्लू अवस्था में आने के बाद यह पिंड
क्योंकि इनमें घूर्णन कर रही थी, गति तो थी, तो गतिमान थे पिंड, साथ में इनमें विस्तार हो रहा था, क्योंकि विस्फोट हुआ था तो विस्तार हो रहा था, विस्तार हो रहा था इसका मतलब घर्षण कम हो रहा था, घर्षण कम हो रहा था, इसका मतलब परिणाम स्वरूप लगभग 3,80,000 अरब वर्ष तक यह घटना चली और हमारे जो कण थे वो इस समय डार्क अवस्था में थे, मतलब यहाँ पे कोई प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं थी। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि आगे बता रहा हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। डार्क टाइम में क्या था कि यहाँ पे नो प्रेजेंस ऑफ लाइट, नो प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि कारण क्या है कि पदार्थ ग्लू एवं प्लाज्मा अवस्था में थे। ग्लू B/C का मतलब होता है ग्लू एवं प्लाज्मा अवस्था, ग्लू एवं प्लाज्मा अवस्था में थे कण, प्लाज्मा। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ कि उपरांत, डार्क टाइम के उपरांत न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन कण आए बने ब्रह्मांड में। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन कण बनने के साथ ही हमारा पहला अणु बना, हाइड्रोजन पहला अणु बना। आप सभी इतना तो जानते ही होंगे कि जो हमारा सूर्य होता है उसके इंटीरियर पार्ट में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो जब हमारा ब्रह्मांड में पहला अणु बना हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन आपस में मिले तो होता है हीलियम बनता है, आप सभी जानते हैं हीलियम बनता है, साथ में ऊर्जा भी निष्कासित होती है बृहद मात्रा में। हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बना, ऊर्जा भी निकलती है। क्या हुआ कि जब पहला अणु बना इसी प्रकार हमारे तारों का निर्माण हुआ, तारे बने, तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, तारों का निर्माण हुआ, साथ में इसमें ऊर्जा भी आ गई थी तो इसमें प्रकाश भी आ गया, मतलब इन तारों में प्रकाश भी आ गया, क्योंकि पहले प्रकाश नहीं था, अब प्रकाश आ गया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम आ गया, साथ में ऊर्जा निकली तो इसमें लाइट भी आ गई। तो इस प्रकार से लाइट आने के साथ ही हमारे अन्य ग्रह उपग्रह बने आपके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे अन्य ग्रह उपग्रह धूमकेतु एटसेट्रा। ठीक है, और भी बहुत चीजें बनी है ब्रह्मांड में। तो क्या हो रहा था कि इस टाइम पे बन ही नहीं रहे थे सिर्फ ये सभी चीजें, कुछ चीजें नष्ट भी हो रही थी। आपने सब देखा होगा कि जब चीजें जैसे नोटिस किया होगा, जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तो यानी कह सकते हैं कि उसमें विस्फोट भी हो रहे थे, ज्वालामुखी भी आ रही थी, तो यानी बहुत सी चीजें नष्ट भी हो रही थी, बन रही थी। इसी प्रकार से हमारे कह सकते हैं कि इसी महाविश्व सिद्धांत से हमारी पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आगे बताता हूं, मैं थोड़ा साफ करता हूं। ठीक है, इसे संबंधित साक्ष्य भी दिए गए हैं, साक्ष्य क्या हैं उनको भी मैं बताता हूं। साक्ष्य क्या है कि 1920 में एडविन हब्बल साहब थे, उन्होंने ही कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार होने के संदर्भ में बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार मतलब कैसे, इसकी कल्पना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा गुब्बारा है, इसमें डॉट निशान लगा देते हैं। इसको जब हम हवा भरते हैं इस गुब्बारे में तो क्या होता है कि जो गुब्बारा था बड़ा हो जाता है फूलकर, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कण थे दूर हो गए। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया था कि हमारा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, उन्होंने अपनी दूरबीन से देखकर बताया था। ठीक है, दूसरा साक्ष्य है कि जॉर्ज लेमेंटर साहब थे, उन्होंने भी बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको सर्वमान सिद्धांत इसलिए सर्वमान सिद्धांत इसलिए कहा गया, इसको सर्वमान, क्योंकि सन 1965 ईस्वी में, सन 1965 में एक बहुत ही अच्छी समर्थनकारी घटना घट गई, जिसने इसको सिद्ध कर दिया कि महाविस्फोटक सिद्धांत से ही पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। कैसे कि इसने सिद्ध ऐसा कर दिया कि इसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसने इसके बारे में बताया। कैसे बताया कि एक किरण थी जिसको कहते हैं CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव, एक सामान्य किरण थी। क्या हुआ कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तो इसका क्षेत्र कम था, यानी कम स्तर पर फैली हुई थी।
लेकिन जब आगे चलकर देखा गया कि इसमें देखा गया कि धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, इस किरण का, एक CMB किरण थी, एक विकिरण कह सकते हैं, रेडिएशन, इसका विस्तार हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसने स्पष्ट कर दिया, सन 1965 ईस्वी में हुई थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।